आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग फिर से मिल रहे हैं इस कक्षा में पूरे जोश के साथ। ठीक, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एंड हम लोग पिछली कक्षा में देखे थे कि रिजर्वेशन टॉपिक को हम लोग समझ रहे हैं और इस टाइम हम लोग फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर रहे हैं और हम लोग मौलिक अधिकार पे चर्चा कर रहे हैं। और उन चर्चाओं के माध्यम से हम लोगों ने पिछली कक्षा में पदोन्नति में आरक्षण देखा था। उसके पहले हम लोग आर्टिकल 15 के संदर्भ में उन सारी चीजों को, उन सारे प्रावधानों को देखा था जो प्रावधान हमारे संविधान में है और जो बाद में बनाए गए। और आरक्षण से संबंधित उन सारे मुद्दों को, उन सारे पहलुओं पे बिल्कुल विस्तार से डिस्कस करने की कोशिश की गई थी जो चर्चा के लायक है, जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, जो हमारे परीक्षा के लिए प्रासंगिक है। उन सारी चीजों पे बिल्कुल विस्तार पूर्वक चर्चा की गई थी। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं, मतलब काफी लोगों के डाउट्स आ रहे होंगे इस टाइम की जो पढ़ रहे हैं क्या रिलेवेंट है या नहीं है। एक चीज है कि आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ रहे हो ना, तो एक चीज है कि जिंदगी में आपको कहीं भी खड़े होकर बोलने के लिए, जैसे आपको कहीं खड़ा कर दिया जाए ना, तो मतलब इस सब्जेक्ट का व्यक्तिगत जीवन में क्या फायदा मैं बता रहा हूँ। एग्जाम के रिलेवेंट तो मैं बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि अगर व्यक्तिगत जीवन में आपको कहाँ कहाँ हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप कहीं भी बोल रहे हो, कम से कम इंसान को एक जागरूक नागरिक होने के नाते कम से कम अपने अधिकारों के बारे में सचेत होना चाहिए या अपने संविधान के बारे में समझना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट, ये विषय हमारे व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करता है। और एक चीज मैं कह चुका हूं कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं ना, चाहे आप मतलब स्टेट पीएससी देना है, यूपीएससी के क्वेश्चन जाके लगा लेना आप। यही है कि चीजें थोड़ी यूट्यूब पे मिल रही हो। पढ़ाया था मैं ऑफलाइन में इसी बैच को, तो लेकिन मैं पहली बार ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं और ऑनलाइन चीजों को लाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैंने फिर भी संघर्ष करके, फिर भी मेहनत करके लाया मैंने। क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं मिलता यहाँ पे, लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो वो मैटर नहीं करता। मैं बोला था आपसे कि अगर यहाँ पे व्यूज नहीं भी आएंगे, चाहे कुछ भी नहीं होगा ना, तो मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पूरी पढ़ा के जाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कुछ छूटेगा उसमें। अक्षर से भाई, अक्षर से मतलब हर चीज को बिल्कुल जितने के लिए मैं कैपेबल हूं, जितनी मेरी क्षमता है समझाने की, पढ़ाने की, मैं अपना बिल्कुल ईमानदारी से अपना 100% दे के और पढ़ा के जाऊंगा। बाकी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप क्या समझते हो, क्या करते हो। हाँ जी। और एक चीज है, इस कक्षा का एक फायदा जरूर होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी एनी वन पर्सन, कोई भी हमारा मित्र जो इस कक्षा को सुन रहा है, अगर वो अपना 100% ध्यान दे के इस कक्षा को सुनता है और उसके साथ रनिंग नोट्स बनाता है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप इंडिया के टॉप लेवल कहीं भी पढ़ लेना, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ लेना, किसी भी संस्था में पढ़ लेना, देन आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये चीजें कितनी डिफरेंट हैं, कितनी क्या है, मतलब कि उस टाइम समझ में आता है। और बाय पीडीएफ मैं भी पढ़ा सकता हूँ कि पीडीएफ रख के, लेकिन पीडीएफ रख के पढ़ाना आई थिंक कोई पढ़ा सकता है उसको, और पीडीएफ से पढ़ाना आई थिंक मेरे लिए रिलेवेंट नहीं होगा। और वो प्राकृतिक, मतलब ऐसा नहीं है कि नेचुरल चीजें है ही नहीं, मतलब पीडीएफ रख दें अपन और पीडीएफ पढ़ा दें, तो फिर चीजों को समझने और पढ़ने का कोई मोल नहीं होता। फिर आप पीडीएफ लेकर खुद ही पढ़ लो। तो यहाँ पे चीजें बिल्कुल नेचुरल वे में हो रही हैं और बिल्कुल मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब चीजें कहाँ तक जा रही हैं, कहाँ तक नहीं जा रही हैं, वो मुझे नहीं पता। वो खैर तो आपके फीडबैक से ही पता चलता है। और आपका मैं तहे दिल से आभारी हूँ। बी हार्टली ग्रेटफुल फॉर यू।
आपके इतने प्यार देने के लिए और इतना सम्मान देने के लिए आपका। हाँ जी। और मैम आप विश्वास करिए कि एक चीज मैं बोला था कि अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो ना तो उसकी दवाई में बिलीव होना चाहिए आपको, कि हाँ उसकी दवाई में बिलीव है मेरे को, दवाई फायदा करेगी आपको। ठीक। हाँ जी ठीक है। ठीक है, हम लोग बिना समय का टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हम लोग को देखना था इसके बाद, देखिए 103वां संविधान संशोधन 2019, इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 6 जोड़ा गया। 6 एवं अनुच्छेद 16 में खंड 6 जोड़ा गया। तो आर्टिकल 15 क्लास 6 में क्या प्रोविजन है, क्या प्रावधान, उसको देखने की कोशिश करते हैं कि मतलब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि इस संविधान संशोधन के तहत 103वें संविधान संशोधन के तहत कि ईडब्ल्यूएस का मतलब कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जैसे कि जिनका समाज में जैसे कि ओबीसी के लिए है, ठीक है, एससी के लिए, एसटी के लिए है, लेकिन जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, जैसे कि नरसिंह राव जी की गवर्नमेंट ने दिया था 10%, तो हम लोगों ने देखा था उसको पहले। और यहाँ पे फिर वही प्रावधान 103वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया, और इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 6 जोड़ा गया और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में खंड 6 जोड़ा गया। और इसमें एक शब्द आता है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, मतलब कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, उनको शिक्षा संस्थाओं में, या मतलब चाहे वो सरकार, मतलब इसके आर्टिकल 15 क्लास 6 के तहत, मतलब उनको शिक्षा संस्थाओं में, चाहे वो शिक्षा संस्थाएं सरकारी हो या निजी हो, उनमें 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। हाँ जी, तो लिखिए पहले इसको कि इसमें शिक्षा संस्थाओं, चाहे वो संस्थाएं निजी हो या सरकारी हो, ठीक, में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, मतलब ईडब्ल्यूएस के लिए अधिकतम 10% आरक्षण और राज्य द्वारा दिया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस का निर्धारण कौन करेगा, मतलब वही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का ईडब्ल्यूएस का निर्धारण राज्य करेगा। और यह माइनॉरिटी
इंस्टीट्यूट पे लागू नहीं होती, मतलब कि ये अल्पसंख्यक संस्था पे लागू नहीं होती। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होता। ठीक, और इसमें उन्हीं को आरक्षण मिलेगा, मतलब इसमें उन्हीं व्यक्तियों को, उन्हीं नागरिकों को आरक्षण मिलेगा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण का फायदा या का लाभ नहीं उठा रहे, उनको ही आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है 10%, उनको ही आरक्षण दिया जाएगा। मतलब कि जो SC ST कम्युनिटी है, ओबीसी कम्युनिटी है, मतलब कि अगर वो आरक्षण ले रहे हैं तो वो आके EWS का भी नहीं ले सकते और ओबीसी का मिल सकते हैं। तो जिनको ओबीसी या SC ST, मतलब अगर इनको जैसे आरक्षण मिलता है तो वो आरक्षण EWS में आके नहीं ले सकते हैं। हाँ, मतलब यह आरक्षण वर्तमान समूहों को दिए गए आरक्षण के अतिरिक्त होगा। हाँ जी, और मतलब EWS कौन है, इसका निर्धारण राज्य करता है ना, मतलब एक समय एक सीमा दी गई थी 8 लाख रुपए, 8 लाख या उससे ज्यादा एनुअल इनकम। और ये जो प्रावधान है, यह प्रावधान अल्पसंख्यक शिक्षा संस्था पे लागू नहीं होता है। मतलब इसका ये अपवाद है कि हाँ जी ये अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान पे लागू नहीं होगा, बाकी तो आप सब जगह लागू करा लो। स्पेशल प्रोविजन है जी। अब हम लोग समझते हैं आर्टिकल 16 क्लास 6 अनुच्छेद 16 खंड 6। और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि राज्य के अधीन नियोजन, मतलब कि सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। और इसमें भी वही सेम चीजें कि मतलब कि ये आरक्षण मतलब जो वर्तमान समूह पे जो आरक्षण लागू है उनके उसके अतिरिक्त होगा। मतलब कि इसके लिए उन्हीं को लाभ मिलेगा, मतलब इसके लिए उन्हीं को लाभ मिलेगा जो SC ST और OBC कोटे से आरक्षण नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक, लिखिए इसमें कि राज्य के अधीन आने वाले नियोजन में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10% सीटें आरक्षित हो सकती हैं। ठीक, और लिख लीजिए इसके लिए उन्हीं को लाभ मिलेगा जिनको SC ST OBC का
आरक्षण नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक, मतलब समझ में तो आई होगी। जो भी मतलब गवर्नमेंट जॉब कोई वैकेंसी आती है तो उसमें ईडब्ल्यूएस की 10% सीटें आरक्षित होती हैं। और ये कहाँ से आया है? यहाँ से, हाँ, 103वें संविधान संशोधन ये व्यवस्था बना दिया है ना। हाँ इसके तहत क्या जोड़ा गया था? आर्टिकल 15 क्लास 6 और आर्टिकल 16 क्लास 6, मतलब कि अनुच्छेद 15 में खंड 6 और अनुच्छेद 16 में खंड 6 जोड़ा गया था। उसके तहत क्या प्रावधान किया गया था हम लोग देखें। ठीक है, और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा मूल्यांकन करने की कोशिश करेंगे कि जो आरक्षण की व्यवस्था है, कि जो आरक्षण की व्यवस्था हमारे संविधान द्वारा की गई, क्या व्यवस्था उचित है। मतलब उसके पक्ष में देखेंगे कि इसका मतलब एक पहलू पक्ष में क्या हो सकता है, इसका एक पहलू विपक्ष में क्या हो सकता है। एज ए ब्यूरोक्रेट आपको, या एज ए स्टूडेंट, एज ए छात्र, आपको न तो आपको आरक्षण के पक्ष में जाना है, न आपको आरक्षण के विपक्ष में जाना है। ऐसा भी नहीं बोलना है कि आरक्षण बिल्कुल गलत है, और ऐसा भी नहीं बोलना है कि हाँ आरक्षण सही है, बिल्कुल सही है। आपको एक मध्य मार्गी रास्ता अपनाना है, एक संतुलित वे अपनाना है। मतलब एक संतुलित रास्ता होगा एक, तो संतुलन कायम रहेगा। न इधर जाना है, न इधर जाना है, दोनों के बीच बिल्कुल संतुलन बना के रखना है। तो अगर एक पक्ष में देखें तो क्या ये जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है, अगर जो ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है, क्या वो सही है, क्या वो उचित है? सबसे पहले तो हमारे भारतीय संविधान में सामाजिक पिछड़ेपन को मुख्य पिछड़ापन माना जाता है। जो सामाजिक पिछड़ापन है उसी को मुख्य पिछड़ापन कहते हैं अपन, कि हाँ सबसे महत्वपूर्ण या सबसे जो पिछड़ापन है या सामाजिक पिछड़ेपन को जिस रूप में देखा जाता है, तो सबसे घातक वही है ना। तो क्या ईडब्ल्यूएस को आर्थिक रूप से आरक्षण देने के बाद, मतलब ईडब्ल्यूएस को जैसे कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, तो क्या इससे सामाजिक कारक का महत्व कम नहीं होगा? जैसे हम आर्थिक आधार पे हमारे संविधान में सामाजिक पिछड़ेपन को मुख्य पिछड़ापन माना गया है। हमारे जिस समाज में हम रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहां पे सामाजिक मान्यता या समाज में स्थान, समाज में प्रतिष्ठा, समाज में सम्मान, समाज में गरिमा। एक एग्जाम्पल दिया था आपको कि क्या किसी व्यक्ति के पास बिल्कुल साधन संपन्न है, भाई साहब बंगला बनवा, बंगलो, स्विमिंग पूल भी बनवा दिया, इधर गाड़ियां भी खड़ी कई, और एक गांव है छोटा सा, एक गांव है, गांव में इतने घर है, छोटे छोटे घर ना, एक छोटे छोटे घर है, पूरे छोटे छोटे घर है। हाँ ये रास्ता है, ठीक। और ये जो गांव के लोग हैं न, तो इनके हाथ का छुआ वो खाते हैं, मतलब छुआ छूते हैं यहाँ पे, न तो इनसे कोई बोलता है, न तो इनकी कोई इज्जत करता है, ठीक। और इनको समाज से अलग रखा जाता है। तो क्या ये सही है? जी नहीं।
सबसे ज्यादा पिछड़ेपन तो इन्हीं को माना जाएगा ना। जैसे समाज से एक गांव है, गांव में बहुत मतलब बहुत सारे घर होते हैं, और एक घर ऐसा है कि मतलब आपके यहाँ तो कोई पानी नहीं पी रहा है, आपके यहाँ कोई आपसे कोई हंस बोल नहीं रहा, आपसे कोई आपके पास बैठ नहीं रहा है, आपके घर कोई आ नहीं रहा है, न तो आपको कोई सम्मान कर रहा है, तो क्या आप आर्थिक रूप से सशक्त होने के बाद भी अपनी गरिमा या एक अपनी डिग्निटी बना के, एक अपनी प्रतिष्ठा बना के क्या अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं? जी नहीं। तो समाज में, हमारे भारतीय समाज में सामाजिक पिछड़ापन को ही, हमारे भारतीय संविधान के अनुसार भी सामाजिक पिछड़ेपन को ही मुख्य पिछड़ापन माना जाता है। हाँ जी। जैसे कि हमारी वर्ण व्यवस्था थी, अगर एक उसका एग्जाम्पल ले तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके पास तो व्यापार करते थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र, सबसे ज्यादा धन तो इन्हीं के पास था। लेकिन क्या समाज में जो इनको मान्यता प्राप्त थी ब्राह्मण को, क्या वो वैश्य को प्राप्त थी वर्ण व्यवस्था में? जी नहीं। इनको समाज में उच्च दर्जा प्राप्त था, और इनको समाज में नीचे मतलब उच्च दर्जा प्राप्त नहीं था। इनके तुलनात्मक रूप से ये आर्थिक रूप से सशक्त थे, इनके पास ये साधन संपन्न थे, इनके पास बहुत धन था, मतलब बोले तो बिल्कुल मतलब धन के मामले में कोई कमी नहीं भाई साहब। और यहाँ पे धन की मात्रा थोड़ी कम भी है, लेकिन समाज में जो इनका महत्व है, समाज में जो इनकी प्रतिष्ठा थी उस टाइम वर्ण व्यवस्था में, क्या इनकी भी थी? जी नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप आर्थिक रूप से सशक्त हैं तो आप सामाजिक रूप से भी सशक्त हैं। तो लिखिए इसी कमियों में, आचरण कमियों में लिख लेते हैं 2-4 लाइन यार। लिखिए कि भारतीय संविधान सामाजिक पिछड़ेपन को मुख्य पिछड़ापन मानता है। अतः आर्थिक आधार पर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने से सामाजिक कारक का महत्व उतना प्रभावी नहीं हुआ। ठीक। और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने से इंदिरा साहनी बात 1992। ठीक। उसमें क्या प्रावधान करता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा। ठीक। जी ये टॉपिक मेंस में आ सकता है ना, तो इसके लिए पढ़ा रहे अपन, क्योंकि ये रिलेटेड लेटेस्ट मुद्दा है ना, तो प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है।
देखिए कि EWS को आरक्षण देने से %50 की अधिकतम सीमा का उल्लंघन हुआ। और इसके पक्ष में जाना तो क्या देखेंगे, जैसे अगर इसके पक्ष में देखते हैं अगर जाके हाँ इसका पक्षात्मक पहलू क्या है, तो क्या अगर हम वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं कि अगर हम वर्तमान परिस्थिति देख रहे हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारा समाज है, क्या सभी बिंदुओं पे या हर जगह पे क्या पैसा नहीं आता? मतलब आप किसी भी स्तर पे जाके सोचेंगे, किसी भी स्तर पे जाके आप किसी भी समस्या का निराकरण कराना चाहेंगे तो मतलब धन को या संपदा को या आर्थिक स्थिति को एक आधार बनाया जा सकता है। मतलब वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आर्थिक स्थिति को एक अधिकार मतलब एक आधार बनाया जा सकता है कि हाँ आर्थिक आरक्षण में भी आरक्षण दिया जा सकता है। और भूमंडलीकरण के बाद, जब से भूमंडलीकरण मतलब विश्व का प्रत्येक देशों का आपसी जुड़ाव, मतलब कि जब से भूमंडलीकरण, जब से वैश्वीकरण, मतलब कि जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, जब से भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का दौर आया, तब से समाज की परिस्थितियां या समाज की मानसिकता, मतलब तब से जब से भूमंडलीकरण का दौर आता है, जैसे कि भूमंडलीकरण भारत में 1991 में मतलब वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, मतलब LPG पैराडाइम, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक, LPG पैराडाइम को अपनाया जाता है। तब से समाज में एक आर्थिक महत्ता भी मायने रखती है। उसके बाद से किसी भी समाज में आर्थिक महत्व भी अपने आप में मायने रखता है। हाँ जी, और मतलब भारतीय समाज ऐसा नहीं कि बस सामाजिक न्याय की बात करता है। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय पे भी बल दिया गया है। अब इसको लिख लीजिए, ठीक है, ये लिख लीजिए अपने से कि भूमंडलीकरण के बाद परिस्थितियों में भारतीय समाज में आर्थिक महत्व को महत्ता दी जाने लगी। इसके बाद लिखिए कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का भी उद्देश्य रखा है। आप बोल सकते हैं कि आर्थिक असमानता ही अन्य असमानताओं को उत्पन्न करती है। ठीक,
आर्थिक असमानता, जैसे कि आपके पास पैसे है नहीं, ठीक, आपको सब्जी खरीदना है, आपको दूध खरीदना है, आपको गाड़ी में पेट्रोल भराना है, अरे पेट्रोल छोड़ो, आपके पास साइकिल ही है, पंचर होगी तो कहां बनवाओगे, हैं? पैसे नहीं है तो कहीं बच्चे होते ना खेलने वाले, मतलब गांव में ऐसे ऐसे आप जा रहे हो तो एक ब्रेकर है यहाँ पे एक गांव है, यहाँ पे एक गांव है, यहाँ पे एक खेलने का मैदान है, यहाँ पे ब्रेकर है, इसके आगे बच्चों ने अलग व्यवस्था बना रखी। हाँ, यहाँ पे कील गाड़ रखी है, हाँ, कटिया कील। साइकिल गई आपकी यहाँ से, आप निकले घर से, कैसे पैसा से उठा के जा रहे हैं, अब तो सब्जी लेके आएंगे मार्केट से। और यहाँ पे बच्चों ने व्यवस्था बना के रखी है आपकी, आइए आप 10 गई कील साइकिल में, टायर उड़ गया, ट्यूब भी उड़ गया, ये हंस रहे इधर ना। तो क्या छोटा सा एग्जाम्पल है एक, इसके माध्यम से आर्थिक असमानता के महत्व को समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति समाज में, हम एक बड़े लेवल पे जाके सोचते हैं तो हमको चीजें उतनी समझ में नहीं आती या उतना व्यापक नजरिया हमारा नहीं बन पाता। लेकिन अगर हम समाज में आके जमीनी स्तर पे सोचें, बिल्कुल जमीनी स्तर पे, कि हाँ एक समाज, एक गरीब गांव में, जहां पे गांव है, जहां के लोगों के पास संसाधन, जहां के लोगों के पास गरीबी, जहां भूखमरी मतलब बिल्कुल व्याप्त है, उस समाज के बारे में जाके सोचें। और भाई साहब साइकिल से जा रहे हैं, इनके पास न तो एससी का रिजर्वेशन, एसटी का, ना ओबीसी का, तो क्या इनको ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देना गलत होगा? जी नहीं ना। तो आर्थिक आधार पे भी आरक्षण दिया जा सकता है, मतलब हमारा संविधान ने व्यवस्था करके देता है कि हाँ आपको सामाजिक न्याय के साथ साथ आपको आर्थिक न्याय, मतलब आर्थिक न्याय भी दिया जाएगा। और चीजों को जब आप जाके ग्रास रूट लेवल पे सोचते हैं ना, तो चीजें वहां से निकल के आती हैं। जैसे हमारे पास तो ठीक है, जैसे बहुत लोगों के पास 4 व्हीलर है, उनके पास बहुत सारा पैसा है, मतलब या तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कभी गांव देखे नहीं है, वो कभी गरीबी देखे नहीं है जिंदगी में। लेकिन जो यहां से आता है ना, जाके उससे पूछो, हाँ, तो इन चीजों को देखना, मतलब कि कम्युनिटी लेवल पे जाके, जमीनी स्तर पे जाके वहां से सोचना और उस आधार पे अपने निर्णय को बदलना, उस आधार पे अपने निर्णय लेने की क्षमता को या अपने निर्णय को कहीं पे प्रस्तुत करना। हाँ जी, ठीक है। और भारत सरकार, जैसे कि भारत सरकार भी आज के, मतलब आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो भारत सरकार भी वर्तमान में आर्थिक आधार पे ही योजनाएं चला रहा है, आर्थिक आधार पे योजनाओं का संचालन हो रहा है। तो देख ले इसको। हाँ जी, और ठीक है, थैंक यू सो मच। और रिजर्वेशन आई थिंक लगभग कंप्लीट होता है मेरे अकॉर्डिंग तो। हाँ, तो हम लोग कल से आर्टिकल 17 जिसमें लिखा है अस्पृश्यता का उन्मूलन, एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, इसको देखने की कोशिश करें कल। और उसके बाद एक दिन लगेगा, 19 में पूरा लग जाएगा
एक दिन 20 में, एक दिन 21 में, और 21, एक दिन 22 में, 23, 24 में एक दिन, 25, 26, 27, 28 एक दिन, 29, 30, 32 में एक दिन, 33, 34, 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन लगेंगे वो, ठीक है, फंडामेंटल राइट खत्म करने में, मौलिक अधिकार खत्म करने में। ठीक है मित्रों, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब बोल दिया तो सोचता तो पढ़ा गए यार आर्टिकल 7, कल पढ़ो। ठीक है, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं ना।